अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं नया टॉपिक नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अच्छा, थोड़ी सी इस टॉपिक की बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। देखिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, आपने सुना होगा नाम, एनजीओज़ जो होते हैं, जो प्रॉफिट जब अर्न करते हैं तो वो अपनी ज़ात के लिए अर्न नहीं करते, वो अपनी वेलफेयर सोसाइटी, जो उनकी सोसाइटी है, जो उनका इदारा है, उससे जो जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। इसका मतलब हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न का मतलब ये किस में फॉल करती है, ये फॉल करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक्स के ऊपर। आप ज़रा हैंड आउट निकाल लें, तो हैंड आउट में पेज नंबर 1 आ रहा है। देखिए, पेज नंबर 1 पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। उसमें क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रही हैं, इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास अकाउंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, क्या है, इसको डिस्कस करते हैं कुछ देर बाद। फिर हमारे पास आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक है, यानी कि कैपिटल अगर हमसे वो निकलवाएगा तो हम इसको निकालेंगे। आपको पता है कि इक्वेशन के थ्रू हम निकालते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, अगर हम एसेट्स में लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल आ सकता है। पेज नंबर 2 पे आए तो एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज थोड़ी समझने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेएबल। अगर आपने सेकेंड ईयर के कोई पुराने टॉपिक्स लिए हो, सिंगल एंट्री लिए हो, या डेप्रिसिएशन नहीं, और कौन सा है, सिंगल एंट्री है, इसके अलावा भी हमारे पास और टॉपिक है, उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास ये एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं, एडजस्टमेंट्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। इन एडजस्टमेंट का हमने क्या करना है, इन एडजस्टमेंट्स के थ्रू हमने जो है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अच्छा भाई, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि एग्जामिनर हमसे मांगता क्या है, एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। अच्छा, अब आए एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 पे, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड या पेएबल। ये वो एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया जबकि हमें पे करना चाहिए था। अच्छा, ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें साल में या ड्यूरिंग द ईयर के दौरान ही पता चलेगा, ये हमें बिल्कुल साल के एंड में पता चलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस इसी ईयर का है तो हम एक्सपेंस बुक कर लेंगे और अपने पास लायबिलिटी भी बुक कर लेंगे। नंबर 2, एक्सपेंस फॉर द ईयर। एक्सपेंस फॉर द ईयर भी सेम है बिल्कुल एडजस्टिंग एंट्रीज नंबर 1 के जैसा। उसमें भी हमने क्या करना है, एक्सपेंस फॉर द ईयर का मतलब एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ गया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जितना बड़ा होगा उससे हम एंट्री बनाएंगे। बाकी इसको एंट्रीज में देख लेंगे हम, ठीक है। थर्ड में आ रहा है प्रीपेड। प्रीपेड की एंट्री क्या बनती है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट या प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। इसका मतलब ये वो एक्सपेंस है जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंस को भी कम दिखाना है और हमने अपने पास एसेट दिखाना है, ठीक है। फिर आता है एक्सपायर्ड की एंट्री। एक्सपायर्ड का मतलब ये वो एक्सपेंस है या ये वो प्रीपेड था जो एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि शुरू में क्या था, ये एसेट था, ये प्रीपेड था, उसके बाद क्या हुआ, ये एक्सपायर हो गया तो ये एक्सपेंस बन गया, ठीक है। इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमारे पास एक्सपायर्ड की कोई एंट्री आती है। नंबर 5 में आ रहा है ऑफिस सप्लाइज या अनयूज या ऑन हैंड। ऑफिस सप्लाइज अभी आपके पास पड़ी हुई है, यूज़ नहीं हुई, तो इसमें आपने क्या दिखाना है, एसेट दिखाना है डेबिट में और आपने एक्सपेंस दिखाना है क्रेडिट में। नंबर 6 में कह रहा है कि ऑफिस सप्लाइज यूज्ड। जब यही एसेट ऑफिस सप्लाइज यानी कि स्टेशनरी वगैरह आपकी अगर यूज हो जाएंगी तो फिर उसको आपको एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा और जो आपके पास एसेट है उसको आपको कम करके दिखाना पड़ेगा। नंबर 7, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी कि आपने अभी अर्न नहीं करी, आपकी लायबिलिटी बढ़ी हुई है, आपने पैसे एडवांस में ले लिए और आपने सर्विसेज नहीं दी, तो अनअर्न्ड हमने क्रेडिट करना, यानी कि लायबिलिटी बढ़ती तो हमारी क्रेडिट हो गई, और इनकम अभी हमने अर्न नहीं करी तो हमने डेबिट कर दिया, इनकम को हमने कम कर दिया, और इनकम जब कम होती तो डेबिट में आती है। अर्न का मतलब हमने अर्न कर ली, जो इनकम हम अर्न कर लेंगे फिर उसकी हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो अर्न करने से पहले अनअर्न्ड होगी तो अनअर्न्ड लायबिलिटी आपकी डेबिट हो गई,
लायबिलिटी जब आपकी खत्म होती है तो वो डेबिट में आती है। और इनकम आपकी क्रेडिट हो गई, इनकम आपकी क्रेडिट हो गई मतलब आपने इनकम अर्न कर ली, ठीक है। यानी कि एंट्री नंबर 7 का रिवर्स एंट्री नंबर 8। अक्रूड इनकम, ये वो इनकम है जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन आपने भी रिसीव नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्विसेज दे दी, सब कुछ हो गया मामला, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले सर्विसेज के, तो मैं अपने पास रिसीव रिकॉर्ड करूंगा और मैं इनकम बुक कर लूंगा अपने पास। 10 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आसान है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पूरा उसको देखा, इसके बाद सेकंड ईयर में हमारा पूरा टॉपिक है। तो आपने सिर्फ इसकी सिंपल एंट्री बनानी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इस तरह से हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस, यानी कि हमें कस्टमर पे डाउट है कि हमें वो पैसे नहीं देगा, इतने पैसे हमें नहीं देगा, तो हमने क्या करना है, अपने पास एक प्रोविजन, अपने पास एक एक्सपेंस बुक करना है, एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बाद पेज नंबर 4 पे बैलेंस शीट आ रही है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी अगर एग्जामिनर हमसे मांगेगा तो हम इसको बिल्कुल देखेंगे। मैंने अपने पास इस हैंडआउट में इसको डाल दिया है, अभी इसकी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, पेज नंबर 5 पे है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ आलमगीर वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, यहाँ से हम सीखेंगे कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास कुछ रिसीट्स आ रही हैं और कुछ पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास रिसीट्स में इसका मतलब, अच्छा रिसीट्स का मतलब इनकम नहीं है, रिसीट्स का मतलब आपको जो मिला। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं है, पेमेंट का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंस है, पेमेंट का मतलब ये है कि आपने बस पेमेंट करी, यानी कि आपके पास से जो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पेमेंट कुछ हद तक एक्सपेंसेस हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ एक्सपेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को ख़रीदने के बाद हम उसको एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एसेट में। अब आप बोलें सर ये तो पेमेंट हुई है तो ये तो एक्सपेंस में, आप रूल्स में चले गए, आप रूल्स भूल गए। रूल्स में अगर आप जाएँ आपको पता चले कि फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते। तो हर एक्सपेंस आपका कैपिटल नहीं है और हर एक्सपेंस आपका रेवेन्यू नहीं है। उसके बाद आए जरा अदर इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर आ रहा है ऑन जनवरी 1, 2021 द फॉलोइंग द सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट्स। अच्छा, ये साल के शुरू में कुछ एसेट्स आ रहे हैं इनके पास, कितने कितने के एसेट्स आ रहे हैं। एक इक्विपमेंट आ रहा है 55,000 का, और फर्नीचर आ रहा है इनके पास 85,000 का, ठीक है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन का मतलब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपने किसी स्पोर्ट्स क्लब में, ये भी इदारे जो होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उनसे फीस वगैरह लेते हैं और अपनी सोसाइटी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, एक स्पोर्ट्स क्लब में हमने मेंबरशिप करवाई, यानी कि सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए। अब ये एनुअल होते हैं, यानी कि उन्होंने बोला भाई आपने हमें एनुअल पैसे देने, सही है, पूरे साल की फ़ीस देनी है, उसके बाद आपको फिर हम पूरे साल ये सर्विसेज देंगे। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये क्या होता है, ये आपकी एक सालाना फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी है। अच्छा, उनके लिए जो इदारा ले रहा है पैसे, क्या वो एक फॉर एग्जांपल एक साल की एकदम से पैसे लेके क्या वो अपने पास इनकम बुक कर लेगा? नहीं, इनकम जब तक बुक नहीं करेगा जब तक वो एक्सपायर नहीं होती आएगा। फॉर एग्जांपल 12 महीने के पैसे किसी ने दिए 12,000 रुपये किसी इदारे को, अब 12,000 रुपये उनकी इनकम नहीं है। ये कब इनकम बनेगी? जब एक महीना गुजर जाएगा तो 1,000 रुपये क्या हो जाएगी, उनकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि 12,000 डिवाइड 12 1,000 रुपये पर मंथ बनता है। इसी तरह से दूसरे मंथ में क्या होगा, फिर 1,000 रुपये उनकी इनकम हो जाएगी। तो यानी कि अब 2,000 रुपये क्या हुए, अर्न हो गए। अभी भी अर्न कितना बाकी है, 10,000 रुपये। 10,000 कैसे, 12,000 माइनस 2,000, 10,000 रुपये। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखें तो अच्छा एडजस्टिंग एंट्रीज पे आते हैं, और इसकी एंट्री आपको कहाँ मिलेगी। देखिए मैंने एक अक्रूड की एंट्री बनवाई हुई है 9 पे। देखिए दो तरह की अक्रूड होता है, एक अक्रूड एक्सपेंस होता है, एक अक्रूड इनकम होती है। अक्रूड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया, और अक्रूड इनकम का मतलब आपने इनकम आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिली। तो अक्रूड एक्सपेंस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने पे नहीं किया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी हमें पे करना है। और इनकम में हम क्या करते हैं, इनकम में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं अक्रूड इनकम में, और हमने रिसीव रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने पैसा लेना था, हमने रिसीव नहीं किया, ठीक है।
ये तो हो गई अक्रूड इनकम के ऊपर बात। आप एंट्री बनाते हैं। अच्छा, पता क्या चलेगा कि आपको अक्रूड लिखा हुआ है सर, ये एक्सपेंस है या इनकम है? देखें, कुछ टर्म्स ऐसी हैं हमारे पास, जैसे कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, अक्रूड मेंबरशिप फीस है, अक्रूड रेंट है, अक्रूड कमीशन है। ये जब भी 3-4 नाम आएंगे इसका मतलब ये इनकम है। इसके अलावा जितने भी नाम होंगे ना अक्रूड के, वो आपके एक्सपेंस होंगे। पहली एंट्री पे हम आते हैं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी कि एंट्री इसकी बनेगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। अमाउंट आ रहा है हमारे पास 5,000 रुपये डेबिट, 5,000 रुपये क्रेडिट। फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम। फिक्स एसेट कितना हमारे पास? 55 और 85 कितने हो गए? 90 और 40, 1,30,000 के हमारे एसेट्स हैं। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सर अमाउंट कैसे आएगा इसका? 1,30,000 है। 1,30,000 कैसे आया है? 85,000, जो देखें आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन में आ रहा है। 85 प्लस 55, 85 और प्लस 55 को ऐड करेंगे तो 130 बनेगा। 130 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। और इसे कितना अमाउंट आ रहा है इसको देख लेते हैं। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, तो 19,500, 19,500 हमारा डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ गई। ये हमारे पास एंट्री बन गई डेप्रीसिएशन की। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आए, जो कि 4 रुपये है। इस पर अक्रूड सैलरीज, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3-4 नाम है जो कि अक्रूड इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जितने भी नाम होंगे वो हमारे एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अक्रूड सैलरीज आ रही है। एंट्री नंबर 1 पे आप जाएँ तो वहाँ लिखा हुआ है अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग। तो हमने क्या करना है, नाम फिट करना है। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, वहाँ एंट्री बनी हुई है। हमने जो नाम हमें एग्जामिनर देगा हम वो नाम इसमें फिट कर लेंगे। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये एंट्री भी बन गई क्योंकि ये अक्रूड एक्सपेंस वाली थी, तो मैंने इसलिए वाली एंट्री बनाई। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, हमारी एंट्री हो गई। नंबर 5 पे आ रहा है आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग, अगेन आप एंट्री नंबर 1 पे जाएं डिस्टिंग एंट्रीज में, तो वहाँ पर क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग अनपेड, उसकी भी आपने क्या एंट्री बनानी है, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अमाउंट आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपये। ठीक है। नंबर 5 प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट यानी कि हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, अभी तक वो रेंट जो है एक्सपायर नहीं हुआ, यानी कि उसका टाइम नहीं गुजरा। लेट से मैंने 3 महीने के 10,000 रुपये मैंने एक साथ दे दिए, यानी कि 30,000 रुपये मैंने दे दिए। अब जब तक 3 महीने गुजरेंगे नहीं, मैं इसको एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास एसेट है, 1 महीना गुजर जाएगा फिर मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा। 2 महीने गुजर जाएंगे, मैं 2 महीने का एक्सपेंस, यानी कि 2 महीने का एक्सपेंस हो जाएगा, मैं अगले महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा। और जब 3 महीने हो जाएंगे तो मैं तीसरे महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा। अभी मुझे यहाँ पे प्रीपेड की एंट्री बनानी है। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट आ गया 6,000 रुपये। ये एंट्री नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, या आप एडजस्टिंग एंट्रीज में जाएं तो ये एंट्री यहाँ पर आ रही है, प्रीपेड रेंट की आ रही है, अनएक्सपायर्ड की, नंबर 3। फिर हमारे पास अनअर्न्ड रेंट आ रहा है। अनअर्न्ड रेंट मतलब आपने अभी अर्न नहीं किया, आपने रेंट अभी अर्न नहीं किया, तो यानी कि आपने अभी अनअर्न्ड है। तो अनअर्न्ड का मतलब मैंने अर्न करना है अभी। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, मैंने सर्विसेज के पैसे रेंट के पैसे एडवांस में ले लिए, यानी कि सर्विसेज दे रहा हूँ ना मैं, अपना घर रेंट पे दिया हुआ, मैंने पैसे एडवांस में ले लिए। अब एडवांस में लेने की वजह से क्या हुआ, मैंने इनकम तो अर्न नहीं करी, और अगर मैंने इनकम अर्न नहीं करी तो मैं उसको क्या करूँगा, अपने पास अनअर्न्ड में, यानी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करूँगा, और इनकम को भी मैं कम करके दिखाऊँगा। अभी मैं उसको क्रेडिट में नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि इनकम जब कम होती तो डेबिट में उसको दिखाते हैं। और आपको ये कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी
7 पे, एडजस्टिंग एंट्रीज में 7th नंबर पे। चलिए एंट्रीज हमारे कंप्लीट हो गई। क्या एग्जामिनर आपसे ये मांगता है? जी नहीं मांगता। सर आप क्यों बना रहे हैं? मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि इसकी मदद से ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। एग्जामिनर नहीं मांगता, लेकिन आप उसको रफ में बनाएं ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए काफ़ी हद तक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बना? मैंने नाम लिख लिया आलमगीर वेलफेयर सोसाइटी, और हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ ये, और हमारा ईयर एंडिंग कितना है? 31 दिसंबर 2021। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है 31 दिसंबर? देखें, आप देखें यहाँ पर तो ऑन जनवरी 1 2021 में लिखा हुआ है कि ये हमारा ओपनिंग ईयर है, तो हमारा ईयर एंड क्या होगा? साल का आखिर हाँ कब ख़त्म होता है? दिसंबर में आके ख़त्म होता है। अब हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आ जाए, हम लेते हैं एक्सपेंसेस, यानी इनकम पे आते हैं। इनकम पे हमारे पास, या हम देखें क्वेश्चन में रिसीट्स आ रही हैं, इसमें कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस हमारी रिसीट्स है, ये हमारी इनकम नहीं। रिसीट्स मतलब हमें इतना कैश मिला है, हमें इतना कैश पड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन, ये मैं लूँगा अपने पास। सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट है? 35,000। ये रिसीट्स यानी कि ये इनकम होगी तो इनकम क्रेडिट है। हर रिसीट आपकी इनकम नहीं है, सही है, कुछ इनकम है, वो मैं बताता रहूँगा। एक इनकम आपकी वो रही, एक इनकम आपकी ये रही क्रेडिट, तो वो भी इनकम है। देखें रिसीट में है, इनकम लिखी हुई है, इसका मतलब। और ये इनकम एक और आपके पास क्रेडिट में आ गई 5,000 रुपये। दोनों इनकम जब एक साथ मिली तो ये ऐड होके हो गई 40,000 रुपये की। जी, जैसे जैसे आपके पास दो इनकम आ जाए डेबिट क्रेडिट तो आपने ऐड करना है, और आपका अगर आपके पास दो एक्सपेंसेस आ जाए डेबिट में तो आपने उसको ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सपेंस डेबिट में एक एक्सपेंस क्रेडिट में तो वो माइनस हो जाएंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास एक इनकम डेबिट में एक इनकम क्रेडिट में तो वो भी आपस में माइनस हो जाएंगी। डोनेशंस, जी बिल्कुल ये मेरी इनकम है, डोनेशन मिली है, हमें किसी इदारे ने डोनेशन दी है। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। आप इसको इनकम में रिकॉर्ड कर दें। सेल ऑफ टिकट्स, क्लब जो है वो मैच करवाते हैं और क्या करते हैं, लोगों को मौका देते हैं कि वो आके मैच देखें, उनसे टिकट परचेज करें और लोग आ जाएं मैच देखें। तो टिकट की क्या है? रेवेन्यू में आएगा। ये टिकट के पैसे जो आएंगे वो रेवेन्यू में आएंगे। 60,000 की टिकट्स आ गई। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब ड्यूरिंग मैच लोग कैंटीन में जाते हैं, वहाँ से जाके चीज़ें परचेज़ करते हैं, चीज़ें खाते पीते हैं। तो जो कैंटीन है वहाँ से जो चीज़ें बिकती हैं वो भी इदारे के प्रॉफिट में आएगा, जो रेवेन्यू अर्न होगा। 20,000 रुपये ये भी हो गया। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मतलब वैसे तो सेल ऑफ टिकट्स और एंट्रेंस फीस एक ही चीज़ है, सही है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टिकट के पैसे अलग है, एंट्री के फ़ीस अलग है। जैसे कि आप कभी किसी पार्क में जाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पर झूलों के पैसे अलग होते हैं और एंट्री फ़ीस अलग होती है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एंट्री फ़ीस भी आपकी इनकम ही है। इनकम हमारे पास 15,000 रुपये आ गई। रेंट इनकम, एक इनकम इन्होंने रेंट से भी अर्न करी है। अच्छा ये कितनी है? 80,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड रेंट पे दिया हुआ मैच के लिए तो उनसे पैसे लेते हैं 80,000 रुपये। और एक रेंट इनकम मेरी आ रही थी डेबिट में। अब ये 3500 में क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। 3500 जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास ये हो गया 76,500 रुपीज़। क्यों? इनकम क्रेडिट है, रेवेन्यू है, और ये इनकम डेबिट में आ रही है, तो दोनों आपस में क्या होगा? माइनस होगा। डेबिट और क्रेडिट माइनस हो जाते हैं। इसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम में हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए, तो 32 हम एज इट इज़ ले लेंगे। अब हम आते हैं पेमेंट्स में। तो पेमेंट्स में सैलरीज आ रही है सबसे पहले, सैलरीज एक्सपेंस। तो हमने सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस ले ली। अच्छा सैलरीज एक्सपेंस आ रही है 85,000 की।
और हमारे पास सैलरीज आ रही है एक डेबिट में, ये डेबिट है, वो एक्सपेंस पेमेंट में आ रहा है, वो भी डेबिट है, दोनों ऐड हो गए। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट की होती है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंस अगर लिखा हुआ है तो वो डेबिट है, डेबिट नेचर है, और रेवेन्यू अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसीट के अंदर तो वो रेवेन्यू है और क्रेडिट नेचर का है, और पेमेंट अगर एक्सपेंस में लिखा हुआ है, पेमेंट्स में अगर एक्सपेंस लिखे हुए हैं तो वो डेबिट नेचर की। ये होगा हमारे पास 93,000 रुपीज़ के सैलरीज। फिर हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा है एक एक्सपेंस। अच्छा, रेंट एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज़। 60,000 डेबिट में और ये एक्सपेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस हो जाएंगे, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 54,000 रुपीज़। क्योंकि रेंट एक्सपेंस पेमेंट में आ रहा है तो इसकी नेचर डेबिट है, और ये एक्सपेंस एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है तो इसकी नेचर क्रेडिट में आ रही है, तो माइनस करके दोनों को हमने लिख लिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास पहले का भी पड़ा हुआ है 10,000 रुपये, और हमने मज़ीद लिया और ये एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आगे बाहर है 19,500। 19,500 तो दोनों का ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 29,500। 10,000 ये भी एक्सपेंस डेबिट का है जो है आपके पास पेमेंट में आ रहा है, और जो आपके पास एडजस्टिंग एंड इसमें एक्सपेंस आ रहा है ये भी डेबिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 29,500 हो गए। और उसके बाद आपके पास आ रहा है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस 15,000 रुपये हमने ऐसे ही ले लिए। ग्राउंड मेंस वेजेस 12,000 रुपये ग्राउंड मैन वेजेस ले ली। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने प्रिंट करवाई है, जैसे यानी में कोई टिकट्स वगैरह प्रिंट करवाए होंगे इसके खर्चे। रिपेयर एक्सपेंस ये भी मेरा खर्चा है, ये 6,000 रुपये आ गए। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस ये कितना है 88,000। एक यूटिलिटीज़ ये आ रही है, एक यूटिलिटीज़ मेरे पास यहाँ डेबिट में आ रही है, दोनों की नेचर डेबिट है तो दो ऐड हो जाएंगी 10,000 रुपये, तो ये हो जाएगा टोटल 98,000 रुपीज़। मिसकेलेनियस एक्सपेंस MISC एक्सपेंस 30,000 ये भी ले लिया हमने। अच्छा, ये हमारे पास एग्जाम क्या कहते हैं क्वेश्चन में जो एक्सपेंस वो ख़त्म होगा। यहाँ पे एक्सपेंस देख लेते हैं कोई है, यहाँ पर कोई एक्सपेंस ऐसा बाकी नहीं है जो हमने लेना हो मज़ीद, सारे एक्सपेंस हम ले चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको टोटल करने की कोशिश करते हैं। चलें इसको टोटल करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेंस सेट कर रहा हूँ 93,000 प्लस 54,000 प्लस 29,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 98,000 और आखिर में 30,000। तो ये कुछ 3455 आया, इसको मैं नोट कर लेता हूँ अभी 345500। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मेरे पास इनकम ज़्यादा है या मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। मैंने अभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिया, अब इनकम देखते हैं। 40,000 की इनकम है आपके पास, फिर आपके पास 150,000 की डोनेशंस हैं, फिर 60,000 की सेल्स, फिर 20,000, फिर 15,000, फिर 76,500 और आखिर में 32,000। तो आपके पास ये आ रही है टोटल 393,500। तो यानी कि बड़ी अमाउंट आ रही है 393,500। तो ये मैंने दोनों जगह लिखनी है, 393,500 मैंने दोनों जगह लिख दी। अब मेरे पास यहाँ पर सरप्लस आएगा, सरप्लस कह लें इसको, एक्यूमुलेटेड फंड कह लें, यानी कि जो कैपिटल में आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, जो आपकी नेट प्रॉफिट है, या आप इसको नेट प्रॉफिट कह लें, क्योंकि एक्सपेंसेस में, इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है। अब मैं 393,500 में से माइनस करूँगा 34,5500, तो मेरे पास 48,000 का
सरप्लस आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, यही आपने निकालनी है और यही आपने एग्जामिनर को दिखानी है। अच्छा, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई। इन एडजस्टिंग एंट्रीज के मदद से हमने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट किया। अच्छा, बात समझने वाली इसमें यहाँ पर यह है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी नहीं बनानी, देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप रफ में बना लें। एग्जामिनर को नहीं चाहिए, लेकिन आप रफ में बनाएंगे तो देखें आप कितना ईजी हो गया ऐड लेस करना। तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप बना लें तो अच्छा है। अच्छा, एग्जामिनर इसके अलावा क्या पूछता है, एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछता है आपके सेकेंड ईयर में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो सवाल आता है नॉन प्रॉफिट का, उसमें वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आपसे बनवाता है, आपसे और कुछ नहीं बनवाता। बैलेंस शीट उसने कभी नहीं बनवाई। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए सर, आपने अगर ये क्वेश्चन तरीके से समझा हुआ है ना, तो ये एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी है। आप इस क्वेश्चन के थ्रू अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन नंबर 2 रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आएँ तो देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब्स के नाम पे एक क्वेश्चन बनाया और तकरीबन इसे मिलता जुलता है। आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझसे आंसर मांग सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा मैंने 5 ईयर या 6 ईयर्स की मैंने इसकी पास पेपर्स भी सॉल्व किए हैं, इसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप ये सवाल करने के बाद उन सवालों को भी देखें, आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी कि एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपका माइंड जो है वो और क्लियर हो जाए, आपको चीज़ें और अच्छी तरह से करनी आ जाए। चलें, अब हम करते हैं इसको क्लोज और चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।